नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अक्षय और आज से मैं रहूंगा आपके साथ में वीडियो के थ्रू आउट। और उम्मीद करता हूं कि आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए नज़र आएगा। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप वीडियो में आइए, आपके आने से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैंने कोशिश की है अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करने की और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए वो और कॉन्फिडेंस आएगा। और क्यों हम ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ट्रेड करेंगे और आगे जो हमारी जर्नी है जो पिछले 1 साल में रही है उससे ज़्यादा बेहतर जर्नी आगे आते हुए दिखाई देगी। तो आशा करता हूँ कि मेरे प्रेजेंस वीडियो में होने का आपको खूब फ़ायदा मिलेगा और मैं कोशिश करता रहूँगा आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हम एक वीकेंड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि शुरू होगा संडे से। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स दी हुई है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वो कोर्स भी पसंद आएगा जैसा हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी में लास्ट डे हमने देखा कि एक अच्छी खासी बिकवाली होते हुए दिखाई दी और आपके सामने जो चार्ट है वो भी मैंने रखा है। और हमने जो रेंज की बात करी थी लगभग 15,800 से लेकर 15,600 650 तक की हमने बात करी थी। लो की अगर आप बात करेंगे तो 578 से एग्जैक्टली रिवर्स होते हुए नजर आया। अगर हम देखेंगे तो मैंने डिस्कशन भी किया था कि हम नीचे के लेवल्स पे बाई करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट हमें कहाँ पे मिला? सपोर्ट एग्जैक्टली हमें 50 SMA और 50 EMA आप कह सकते हैं। रैदर मैं कहूँगा बेटर रहेगा एब्सोल्युटली 50 SMA पे हमें सपोर्ट मिलते हुए नजर आया और वहीं से हम रिवर्स करते हुए नजर आए। प्रीवियसली भी हमने देखा कि जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है जैसा आपको इसके चार्ट पे दिख रहा होगा, तो जो बॉक्स है बॉक्स को ब्रेक किसने किया लेकिन तुरंत बाउंस हो गया। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आगे प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है। बट क्या ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और क्या ये यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा? तो अगर मैं अभी फिलहाल ग्लोबल क्यूज को देखूं लास्ट 2 दिन से तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। यानी कल के जो ग्लोबल क्यूज थे वो भी पॉजिटिव थे, हमारे मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट थी। और आज के अगर ग्लोबल क्यूज की बात करूं तो यहाँ पे ग्लोबल क्यूज या ग्लोबल मार्केट्स आज भी ग्रीन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर हम अपने फ्यूचर्स को देखें, निफ्टी फ्यूचर्स को अगर ट्रेड करते हुए देखें, SGX को देखें तो वहाँ पे अभी भी नेगेटिविटी हमें दिखाई दे रही है। वो अभी 15,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है जो कि काफ़ी रिस्की है। 15,550 आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से प्रीवियसली निफ्टी रिवर्स किया है और जब तक इसके ऊपर में है तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट में है। और इसीलिए हमने एक बाइंग का व्यू लिया था कि 600-650 के आसपास हमें बाई करनी है। बट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये समझनी है कि इस बार निफ्टी ने जो हायर लेवल से रिवर्सल के साइंस दिए थे वो बिल्कुल एब्सोल्यूट थे। अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले हमें मिली हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। इसके बाद में जब गिरावट हुई तो इसने 20 SMA ब्रेक किया, 20 EMA ब्रेक किया और हमारा मेजर सपोर्ट लेवल 15,787 को भी ब्रेक किया और डोजी बनाई। तो वहाँ पे इसने रुकने का एक संकेत दिया था और रुकने के संकेत के बाद में इसने एक डिसाइसिव मूव, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें डिसाइसिव मूव देखने किस साइड आएगी। डिसाइसिव मूव जो है वो आपको अगले कैंडल में देखने मिली डोजी के बाद में, जो बहुत ज़्यादा बेरिश का साइन है। और कंटिन्यूसली देखें तो 3 कैंडल स्टिक में इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग जो है वो बार बार बढ़ते जा रही है। यानी अब की बार प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट डे अगर देखें तो हमें नीचे से स्विंग जरूर देखने मिला जस्ट बिकॉज कि हमें लेवल्स को बचाना था, तो हमें लेवल्स तो ज़रूर बचा लिए। बट क्या ये लेवल्स और कंटिन्यू रहेंगे? क्या हम वापस यहाँ से जहाँ पे ऊपर में जो कंसोलिडेशन थे उस रेंज के ऊपर में जाते हुए दिखाई देंगे? तो इस बार मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि ऐसा शायद होगा, क्योंकि जिस तरीके से फॉल आया है डेफिनेटली एक पुल बैक आता है। 3 दिन की गिरावट के बाद में एक पुल बैक आपको देखने मिलता है। बट क्या पुल बैक में आपको एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए या लॉन्ग पोजीशंस भी बनानी चाहिए या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है कि अभी आपको अब एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए और ओवरऑल व्यू अब आपका थोड़ा सा बेरिश होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब कंसोलिडेशन नहीं होने वाला है, अब हम नीचे की तरफ मूव करने वाले हैं। मैं हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मैं प्रीवियसली जब मैंने पहले भी डिस्कशन किया था तो मेरा ये व्यू था कि 16,000 हम जाएंगे, बट 16,000 हम नहीं गए, ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वहाँ पे मैं गलत था, लेकिन क्लियरली वहाँ पे मेरा जो व्यू था वो भी सही था कि ब्रेकआउट का फॉलोअप मिलना ज़रूरी है, जो हमें नहीं मिला। इसलिए हम वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हम पूरी तरह से गलत थे, बट डेफिनेटली जो अनुमान हमने लगाया था वो सही था। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि नहीं हुआ। और अभी मैं अगर करंटली देखूँ तो सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो जिन सेक्टर्स ने बूस्ट दिया था निफ्टी को, जिन सेक्टर्स के अंदर में अच्छी तेज़ी थी, उन्हीं सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा ट्रैक किया है। और
बैंक निफ्टी की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग आप चाहे कहिए उसे, चाहे बिकवाली कहिए, तो वो आपको प्रीवियस सेशन में देखने के लिए मिली है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक कंसर्निंग अलार्मिंग कंसर्न है। और साथ में स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक गिरावट हमको देखने मिली है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो संकेत दे रही हैं एक अच्छी खासी गिरावट के ऊपर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक डीप करेक्शन जो है वो आ सकता है, लेकिन डीप करेक्शन मैं अभी नहीं कहूँगा जब तक हम 15,400 को ब्रेक नहीं करते, क्योंकि 15,400 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसलिए ओवरऑल जो मेरा व्यू बन रहा है वो है बेयरिश, और अभी मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट्स में नहीं हूँ, बट लॉन्ग्स भी हमें नहीं करने हैं। जो स्टॉक स्पेसिफिक मेंशन थे वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेंगे। शॉर्ट टर्म जो पोजीशन है हमारी वो इंटैक्ट रहेगी। शॉर्ट टर्म पोजीशन मुझे लगता है जब तक 14,000 के नीचे हम नहीं जाते, शॉर्ट टर्म पोजीशन हम बिल्कुल आराम से कैरी कर सकते हैं, कोई मुझे रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। बट जो हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो हम पोजीशंस बना रहे थे, अब वहाँ पे हमें पोजीशंस रिड्यूस करनी चाहिए, और मुझे लगता है कोई भी पुल बैक आता है, यानी कोई भी अपसाइड बाउंस आता है, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। ओवरऑल जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, इस पूरे हफ्ते बेयर्स ने डोमिनेट किया, मंडे, ट्यूसडे और लास्ट फ्राइडे को भी, यानी इस सीरीज़ में बेयर्स ने डोमिनेट किया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। तो आगे जब हम डेटा देखेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की और FIDS की एक्टिविटीज़ की, तो हमें क्लियरली वहाँ से भी यही डेटा मिल रहा है कि हमें और नीचे की तरफ पुश किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, और FIS काफ़ी एग्रेसिवली लास्ट 3 दिन से सेल कर रहे हैं। अगर आप उनके इंटेंसिटी देखेंगे सेल करने की, तो 2-2 हज़ार करोड़ में वो उन्होंने लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूस सेल किया है। इसका क्लियर मतलब है कि वो एक पोजिशनल व्यू बना के बैठे हैं और उन्हें एग्जिट करना है मार्केट से, ये क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि एक लॉन्ग पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है, बट फिर भी हम जो ओवरऑल सिनेरियो है, जो जिन स्टॉक्स के अंदर में ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई है उस तरफ मूव करेंगे लॉन्ग्स के लिए, और जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी है या ओवर वैल्यूएशन से, वहाँ पर मूव करेंगे शॉर्ट्स के लिए। और रिजल्ट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। IT के रिजल्ट्स काफ़ी आउट परफॉर्मिंग दिखाई दिए, बट फिनेंशियल्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, और NPS काफ़ी बढ़ के नज़र आ रहे हैं। अगर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज के NPS बढ़ रहे हैं, तो इसका क्लियर कट साइन है कि आगे और बड़ी दिक्कतें फिनेंशियल सेक्टर के लिए आने वाली है, और निफ्टी के अंदर में सबसे ज़्यादा वेटेज बैंकिंग और फिनेंशियल स्टॉक्स का है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए, और अलर्ट और अलार्म रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, अब हमें अपनी पोजीशंस को बचाना है, अपने कैपिटल को बचाना है। हमने तेज़ी में बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं कंटिन्यूस। अब मुझे लगता है कि एक करेक्शन की जो उम्मीद थी वो मुझे देखने मिल रही है, क्योंकि आप क्लियरली अगर देखेंगे तो इंटेंसिटी जो है पहले फॉल से दूसरे फॉल में बढ़ी, दूसरे फॉल में कंट्रोल करने की कोशिश हुई, लेकिन थर्ड में डिसाइसिव मूव आया है। इसका क्लियर कट साइन है कि यहाँ से फर्दर फॉल जो है वो पॉसिबल है। हमने 50 SMA का सहारा ज़रूर लिया है लास्ट डे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी बाउंस होगा तो आपको बाउंस के अंदर में 15,787 जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है इसके आसपास आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट तो डेफिनेटली बनाना है, यानी बाउंस में शॉर्ट बनाने हैं, ये क्लियर व्यू बन रहा है। और वहीं पे वापस जो गिरावट है आपको 15,400 तक देखने मिल सकती है। 15,400 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी की बात करें, जो 35,800 का जो हमारा सपोर्ट 34,800 और 34,500 का जो हमारा सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब है बेरिशनेस बढ़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग बढ़ रही है, और कंटिन्यूसली इतने दिनों में हमें बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने मिला है। मेटल्स में जो तेज़ी हुई थी वो फेल होते हुए नज़र आ रही है। सिर्फ टाटा स्टील में ब्रेकआउट हुआ था जो फेल होते हुए नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स जो हो रहे हैं मुझे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से अच्छी गिरावट हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा सा बेयरिश हो जाना चाहिए, एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के अंदर में तो डेफिनेटली करने चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर 5% गिरता है तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक 20 to 30% करेक्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो आपको स्मॉल कैप मिड कैप्स में है। तो अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना, मुझे लगता है कि अब हमें एक्यूमुलेशन के रेंज में जाना होगा, छोटे छोटे रेंज के अंदर में ट्रेड करना होगा, स्मॉल SIP की तरह इन्वेस्ट करना होगा, और छोटे छोटे टारगेट्स के लिए या बाउंस के लिए या पुलबैक्स के लिए ही ट्रेड करना होगा, और बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर में ही बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनानी है, अदरवाइज बड़ी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है। यही मेरा फिलहाल के लिए व्यू बन रहा है। और चलिए आगे हम बात करें, और आगे अगर मैं देखूं यहाँ निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि बॉक्स के लोअर रेंज के आसपास क्लोज हुआ है, डे लो के आसपास क्लोज हुआ है, और लास्ट के अंदर में एक शार्प डाउनसाइड हमने देखा है। इसका मतलब लास्ट में एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी थी। इसलिए ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो बेयरिश बन रहा है। और अगर आप रेंज की बात करें तो मेरे लिए पुल बैक की रेंज, मैं अभी यहाँ पे बुलिश बात नहीं करूँगा, मैं पुल बैक की रेंज की बात करूँगा कि पुल बैक कैसा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुल बैक 15,750 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे शॉर्ट्स बनाने हैं।
इसकी भी उम्मीद मेरे पास, प्रोबेबिलिटी अगर आप पूछेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो 15,750 पे आपको एक पुल बैक मिल सकता है, लेकिन नीचे की रेंज जो है 15,600 तक देखने मिल सकती है। इनफैक्ट 550 तक भी हम जा सकते हैं। मार्केट जब तक 550 को होल्ड कर रहा है, मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहेगा। 550 के बाद में एग्रेसिवली सेलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। ओवरऑल 15,750 से लेकर 15,600, 15,550 ये हमारी पुल बैक की रेंज है। अगर मैं बेयरिश की रेंज की बात करूं कि बेयरिश सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है 15,675 से लेकर नीचे में 15,500 की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। 15,500 मेरे हिसाब से शायद ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीरीज़ की सबसे ओआई मैक्सिमम वहीं पे है। लेकिन 15,500 अगर ब्रेक होता है तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, और 15,465, 15,400 जो रेंज है ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करने वाली है। अगर यहाँ पे से रुकता है तो ठीक है, और नहीं तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। मुझे लगता है कि एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन पुल बैक में जैसा मैंने आपको बताया कि हमें एग्जिट ही करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की सिचुएशन पे अगर नज़र डालें तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि हमारे बॉक्स के नीचे क्लोज हुआ है। प्रीवियसली इसने बॉक्स को ब्रेक किया, लेकिन दोनों बार इसने वापस एक अपसाइड दिखाई और वापस घूम के ऊपर आ चुका है। पहले इसने क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी, और नेक्स्ट डे जब वापस से इसमें गैप डाउन हुआ तो वापस तुरंत इसने रिकवरी ली। लेकिन अब की बार आप देखिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी, मैं सबसे ज़्यादा वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो इंटेंसिटी से जो सेलिंग हुई है ये क्लियरली शो कर रहा है कि और एक्सेलरेशन हो सकता है। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वीक है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के जो रिजल्ट्स हैं वो कल मूड ख़राब कर सकते हैं सारे बैंकिंग स्टॉक्स के और सारे फिनेंशियल स्टॉक्स के, इसलिए जो बेरिशनेस है वो बढ़ सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखें, और मुझे यहाँ से गिरावट जो है वो डेफिनेटली नज़र आ रही है। अगर मैं अब इसकी सपोर्ट रेंज की बात करूं, 34,000 एक इमीडिएटली सपोर्ट है। 34,000 के पहले मुझे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आता है। 33,547 अगर पहले सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे 100 SMA है, जो कि लगभग आता है 34 to 34, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट शायद ना करे। और EMA जो है 100 डे EMA जो है वो 34,000 के आसपास है। 34,000 तक का डेफिनेटली एक व्यू बन रहा है। 400 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। इसलिए अगर कल की मैं बेयरिश रेंज की बात करूं कि बेयरिश रेंज किस तरफ में हो सकती है, बेयरिश रेंज आपको 34,000 से लेकर ऊपर में 34,650 तक देखने मिल सकती है, यानी 650 पॉइंट की अपसाइड और डाउनसाइड आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं पुल बैक की बात करूं कि यहाँ से पुल बैक आता है, जो पॉसिबल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आता है तो हमें क्या करना चाहिए। पुल बैक के अंदर में मुझे लगता है 34,800 अब एक हर्डल की तरह एक्ट करेगा। 34,500, 34,800 की जो रेंज थी ये अब हर्डल बनती हुई नजर आएगी। इसी रेंज में जो प्रीवियसली जो हाईज और लो थे वही अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। हाई जो बना था 34,894, यानी 34,900 के आसपास, यानी 34,800 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो आपके लिए पुल बैक 34,800 तक होगा, और नीचे के अंदर मैं रेंज की बात करूँ तो 34,300 इस रेंज में आपको पुल बैक में ट्रेड देखने मिलेगा। और अगर बेरिश होता तो 34,000 से लेकर 34,650 की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की, निफ्टी, बैंक निफ्टी के और FIDIs के डेटाज, कैश मार्केट के और फ्यूचर मार्केट के भी देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ हमें क्या ट्रेंड देखने मिल रहा है और हमें कैसा आगे मूवमेंट मिल सकता है और कैसी पोजीशंस बन रही है। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने रखा है निफ्टी का ऑप्शन चेन जो चेंज हुआ है, यानी नई पोजीशन जो बनी है। नई पोजीशंस में 15,700 में बहुत ही एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है, जिसका क्लियर मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरिशनेस बनी हुई है। 15,700 पे बहुत ज़्यादा पुट्स की OI है, यानी जो अनवाइंडिंग हुई है, लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हुई है, यानी काफ़ी बेयरिशनेस 15,700 पे बन चुकी है। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। इसको पार करने का कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेयरिश पोजीशंस बहुत ज़्यादा बनी हुई है और पूरे हफ्ते बेयर्स ने डोमिनेट किया है। तो वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन अपनी पोजीशंस को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और जिन्होंने अगर ऑलरेडी करी हुई है तो अलग बात है, बट मुझे लगता है कि 15,700 तो पार होने वाला नहीं है। अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अगर आप नज़र डालेंगे, क्यूमुलेटिवली आपको यही नज़र आ रहा होगा कि 15,700 पे कितनी बड़ी पोजीशन है शॉर्ट्स की, 15,800 पे भी बहुत एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन है। 15,500 के नीचे जाते हुए शायद आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे ही मैक्सिमम OI पुट्स की है। लेकिन अगर ये जाता है तो इसका मतलब है कि एक डीप करेक्शन इमीडिएटली आ सकता है 15,400 तक का। इसलिए आप ये मान के चलिए, आप बेरिश व्यू बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रेसिव बाय नहीं करना है। मैंने बार बार आपको कहा है और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अब पुल बैक में आपको शॉर्ट्स बनाने हैं। अपनी लॉन्ग पोजीशंस जहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाए हैं वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। अगर मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर निकल जाएगा 15,700 के, फिर से नई सीरीज़ में फिर से अच्छी तेज़ी हो जाती है, तो मुझे एकदम क्लियर व्यू है
कि अब एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी है। हो सकता है कि एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिले, बट मेरा कोई यहाँ पे व्यू बहुत एग्रेसिव तेज़ी का बिल्कुल भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पुल बैक में अब आपको एग्जिट ही करना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेन को देख के भी दिखाई दे रहा है। इसलिए ओवरऑल सिचुएशन के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी में बात करें तो ऊपर की आप देखेंगे लॉन्ग जो अनवाइंडिंग है वो क्लियरली विजिबल है। 35,000 34,000 पे भी इवन कुछ कॉल अनवाइंडिंग हुई है और कोई भी नई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी है। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे 34,500 पे बहुत ही एग्रेसिव शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, यानी अपसाइड की तो पॉसिबिलिटी और कम होते हुए नजर आ रही है। अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस पे देखें तो एग्रेसिवली शॉर्ट्स हर लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। 35,000 पे डेफिनेटली अभी कुछ लॉन्ग्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 34,500 पे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने जो बात की अब सिर्फ पुल बैक की कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक पुल बैक देखने मिले, बट पुल बैक में आपको एग्जिट करना है, क्योंकि मुझे लगता है ये पोजीशंस आपकी फिर से करेक्शन की तरफ ही जाते हुए नजर आएगी। आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ सकते हैं। वहीं अगर हम इनके FIIs के DIIs के कैश मार्केट डेटा की बात करें, FIIs आप देखेंगे तो बहुत ही एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। 2800 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। इतने दिन ये डेटा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं थे, बट अब जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है और लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूसली एग्रेसिवली कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली करी है, ये क्लियर कट संकेत है कि थोड़ा दिन और ये कंटिन्यू रह सकती है, इससे मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है। DIIs ने 873 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और ये शायद आगे भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको और एक करेक्शन की जो रीज़न है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इनके FIIs के फ्यूचर डेटा की बात करूँ तो ये मैंने पहले भी लास्ट डे भी मैंने कहा था कि इन्होंने एकदम कंप्लीटली पोजिशनल ट्रेड किया है, फ्यूचर्स में भी बिकवाली करी है और साथ में इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी बिकवाली करी है, जो कि क्लियर कट मैंने आपको क्या रीज़न दिया था कि वो ऑप्शंस में सेलिंग तभी करेंगे जब वो श्योर होंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे 1784 करोड़ की बिकवाली, यानी बहुत ज़्यादा पोजिशनल इन्होंने शॉर्ट्स बनाए हैं। साथ में इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने 6923 का अगर देखें तो पोजिशंस शायद काटी है। मुझे जिस लेवल पे मतलब ये बाइंग हुई है, इसका मतलब इन्होंने जो ऑप्शंस में सेलिंग करी थी वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है और सिंस ऑब्वियसली एक्सपायरी के पहले है तो इन्होंने एक्सपायरी के पहले अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक किया है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन इसका क्लियर कट मतलब है कि अभी भी यहाँ पे और ज़्यादा बिकवाली हो सकती है और अगर इन्होंने बाय किया है तो डेफिनेटली एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हो सकता है कि फिर से वो शॉर्ट्स बनाएं। वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स में देखें और स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो यहाँ दोनों में ही बिकवाली है। ओवरऑल आपको 44,053 करोड़ का बाय दिखाई देगा, बट पोजिशनली अगर देखूँ तो क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल अभी मार्केट्स लास्ट 2 दिन से बात करें तो थोड़े बहुत पॉजिटिव ज़रूर है, बट मुझे लगता है कि हमारे मार्केट्स में जिस तरीके का शार्प सेल ऑफ है और जो करेक्शन ड्यू है वो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में क्लियरली मेरा व्यू है 640 तक के लेवल्स का। एक हमें लोअर लेवल से पुल बैक देखने के लिए मिला और लेकिन क्लोजिंग अभी भी नेगेटिव देखने के लिए मिल रही है, जो कि क्लियर कट साइन है कि अभी भी बेरिशनेस बन सकती है, बट थोड़ी बहुत कमेंट्री आते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक के अंदर में। अगर शॉर्ट पोजीशंस है 680 का स्टॉप लॉस रखें, 680 के ऊपर निकलता है तो एग्जिट कर लें और फर्दर डाउनफॉल लेकिन 640 तक का एक्सपेक्टेड है, वहां से रिवर्स हो सकता है, बट अगर पहले भी रिवर्स हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए 680 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए। एशियन पेंट्स की बात करूं तो मैंने क्लियरली एक ही व्यू दिया था कि शॉर्ट नहीं बनाने हैं, अभी बिल्कुल भी एग्रेसिव शॉर्ट्स की कोई जगह नहीं है। और वही हमने देखा कि एक अच्छी करेक्शन के बाद में वापस से तेज़ी देखने मिली और इसके रिजल्ट्स के कारण तेज़ी देखने मिली। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं, जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा बेटर नजर आए हैं और मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी अब बनी है ये और ज़्यादा कंटिन्यू रह सकती है। कोई भी अगर डिप मिलता है 3100 के आसपास बाय करने की कोशिश करें 3030 के स्टॉप लॉस के साथ में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर में एक अच्छा करेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है और मुझे जिस तरीके का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, या तो ये फिर से अपने लेवल को 1080 को ब्रेकआउट के लेवल को टेस्ट करेगा, लेकिन जो कि मुझे संभव नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1120 के आसपास से ही रिवर्स हो जाएगा। हालांकि सेलिंग की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ी है, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि नेक्स्ट डे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ना गिरे। अगर नेक्स्ट डे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में डिप मारता है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो डिप में बाय ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि 1100 के लेवल के आसपास, 1120 के लेवल के आसपास एक अच्छा बाय बन सकता है फिर से। लेकिन सिंस अभी फिर से बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ सकता है फाइनेंशियल स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में, तो वो ज़रूर ध्यान रखें।
एक्सिस बैंक में एक अच्छा डाउनफॉल देखने मिल रहा है, बट अभी भी अगर हम ट्रेंड वाइज देखें तो ट्रेंड वाइज आपको अभी भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। एक चैनल के लोअर एंड पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे ब्रेक किया है, वॉल्यूम भी बढ़ी है और 20 SMA भी ब्रेक किया है। तो अभी एक स्टॉक से, बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक से कंप्लीटली लॉन्ग्स में दूर रहना है। क्या शॉर्ट्स हम बना सकते हैं? अभी शॉर्ट्स की मुझे जगह दिखाई नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा शॉर्ट्स को अवॉइड करेंगे। हालांकि चैनल ब्रेक हुआ है और नीचे में सपोर्ट जो है 730 का है, तो 730 तक डिप आ सकती है, बट अभी एग्रेसिव शॉर्ट करने का मेरा व्यू नहीं है। बजाज फिनसर्व में जैसे हमने चैनल बनाया हुआ है, चैनल के लोअर एंड पे आता हुआ दिखाई देगा और मुझे लगता है कि अब की बार आप ये चैनल भी ब्रेक करके 12,000 के लेवल पे आ सकता है। मेरे हिसाब से एक मेरी पर्सनल फीलिंग है कि रिजल्ट्स खराब आए हैं। आप अपनी एनालिसिस करिए, अगर आपको लगता है रिजल्ट्स खराब है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 12,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 12,750 का, और मुझे ओवरऑल जो व्यू दिखाई दे रहा है वो क्लियरली यही है कि यहाँ पे बेरिशनेस बढ़ सकती है। बजाज ऑटो की बात करूं तो अपने पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, बट अभी मेरा मेजरली कोई व्यू नहीं है। एक रिवर्सल के संकेत मुझे बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। एग्रेसिव हड़बड़ी में कोई बाय ना करें। बजाज फाइनेंस में आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ में लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन कंटिन्यूसली हमने बिकवाली देखी है और मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स जो आए हैं काफ़ी खराब आए हैं और आपको 5600 और इनफैक्ट नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं, बट 5600 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। 6000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 60 रुपए का स्टॉप लॉस, लगभग 300-350 पॉइंट का टारगेट। बंधन बैंक की बात करें तो गिरते हुए समय में सबसे ज्यादा गिरावट इसी बैंक के अंदर में होती है, इसी स्टॉक के अंदर में होती है और 300 के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 310 का लेवल इसने डिसाइसिवली ब्रेक किया एक स्पिनिंग टॉप के बाद में, और मुझे लगता है ये स्टॉक फिर से 280 तक की जगह दिखा सकता है। कोई भी पुल बैक आता है तो सेल करके चले। भारतीय एयरटेल के अंदर में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि अभी भी ये कंसोलिडेशन जोन में है और कभी भी ग्रीन कैंडल के बाद में इसमें फॉलोअप नहीं आता है, इसलिए आपको एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जितनी तेजी बनी उतनी की उतनी मंदी वापस हो गई है, फिर से कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 520 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। यहाँ से वापस अगर बाउंस बैक मिलता है तो फिर से 540, बट मुझे जिस तरीके से सारे मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत जबरदस्त यहाँ से तेजी या मंदी होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बीपीसीएल की बात करें तो थोड़ी बहुत करेक्शन देखने के लिए मिली है। हर लेवल पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का मैंने व्यू दिया है कि इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करिए और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है। ब्रिटानिया की अगर बात करें तो ब्रिटानिया में क्लियरली आप देखेंगे कि एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है, बट वॉल्यूम नहीं है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को हम अवॉइड करें। सिप्ला की अगर बात करें तो सिप्ला में अच्छी खासी गिरावट फिर से देखने के लिए मिल रही है। मूविंग एवरेजेस के नीचे 960 के नीचे तो ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। इस स्टॉक को कंप्लीटली आप अवॉइड करिए, इसमें ना लॉन्ग बनाइए ना शॉर्ट, और वैसे भी फार्मा सेक्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को हम अवॉइड करें। कोल इंडिया की बात करें तो एक अच्छी खासा डिप मिलते हुए नजर आ रहा है। इसने जो लेवल्स ब्रेक किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 140 का जो हमने स्टॉप लॉस लिया था, 144 पे एक अटेम्प्ट किया था बाई पे सपोर्ट के आसपास, तो वो भी हो सकता है। हालांकि इसने नीचे के लेवल से रिजेक्शन दिखाया है और वॉल्यूम से कुछ खास नहीं है, इसलिए 140 का एसएल रखें, 140 के नीचे क्लोज हो तो ही एग्जिट करें। अदरवाइज पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। वापस एक बाउंस मिलेगा तो आपके भाव तो जरूर मिल जाएंगे। आपको प्रॉफिट के अगर चांसेस होंगे तो 148-150 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। बात करें अगर हम डीवी स्लैब की, तो डीवी स्लैब में हमने कंटिन्यूसली अच्छी तेजी देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये तेजी बनी हुई रह सकती है। अभी फिलहाल साइडवेज है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास पोजीशंस है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग मिलता है 4600 तक का, तो 4600 के आसपास फिर से ऐड करें और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि तेजी का व्यू जो है वो बना हुआ रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में भी एक मुझे लगता है डिसाइसिव फॉल आते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमारे चैनल को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। कोई भी फॉल 5300 के नीचे लगभग फिर से 5000 तक के टारगेट्स ट्रिगर कर सकता है, तो 5300 के नीचे जाता है तो शॉर्ट बन सकता है, अदरवाइज अवॉइड करना ही बेटर होगा। आयशर मोटर में ब्रेकआउट फेल होने का क्या नतीजा होता है वो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं। बहुत ही शार्प गिरावट, वॉल्यूम के साथ गिरावट। क्या आपको बाय करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। जब नीचे आएगा 2360 पे तब हम करेंगे। क्या यहाँ पे शॉर्ट बनता है? शॉर्ट आप बना सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का, लेकिन शॉर्ट बनाना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए बेटर रहेगा कि आप अवॉइड करिए, इस स्टॉक में कोई पोजिशन ना बनाए। फेडरल बैंक में एक फिर से देखिए आप ब्रेकआउट जो फेल हुआ है उसका एक नतीजा क्लियरली
82 तक आते हुए दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि क्यों हमें बेयरिशनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसका सिंपल रीज़न है कि सारे ब्रेकआउट्स जहाँ पे भी हुए हैं सारे के सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ब्रेकआउट के फेल होने का मतलब है एक अच्छी खासी गिरावट जो आपको फेडरल बैंक में भी देखने मिल रही है और आगे और आपको देखने और काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर में देखने के लिए मिल सकती है। तो हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगला स्टॉक है ग्रासिम का। ग्रासिम ने अपने अगर देखें तो लेवल्स होल्ड किए हैं इस गिरावट के अंदर में। 1540 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इमर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि अब आपको एसएल जो है 1540 पे ही रखना चाहिए। 1580 डिसाइसिवली क्लोज करेगा तो आपको 1750 तक के मूव आ सकते हैं। और मुझे लगता है गिरते हुए मार्केट में एक ये सेक्टर जो है या ये जो स्टॉक है ये आपको सहारा दे सकता है। HCL टेक के शानदार नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे, उसके बाद भी इसमें शार्प फॉल होते हुए दिखाई दिया है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी तगड़ी होते हुए दिखाई दी है। 970 का एसएल रख के मुझे लगता है कि आपको इसमें एक बार बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। 970 के नीचे क्लोज होगा तो आप एग्जिट करिए, वापस से बाउंस मिलेगा तो अच्छी तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है, या आप स्टॉक को छोटी क्वांटिटी में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। HDFC के अंदर में इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर राइज करता है कि क्या फर्दर फॉल होगा, क्योंकि अगर HDFC संभलता है तो मुझे लगता है कि और तेज़ी बन सकती है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सिंस फाइनेंशियल्स के जो सेंटीमेंट है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है। 2440 के नीचे फ्रेश शॉट बनेगा, टारगेट 2360 तक का बन सकता है। यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर से 2545 आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों नहीं बनाना है। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे 1440 तक का जो व्यू था वो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। लास्ट डे डोजी बनी है और आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े गैप के साथ में गिरावट हुई है। तो जितने बड़े गैप के साथ गिरावट हुई थी और इसे हम रनअवे गैप कहते हैं, और जब भी इतने बड़े गैप से कभी भी गिरावट होती है तो इमीडिएटली कभी भी गैप फिलिंग नहीं होती है और आपको फर्दर डाउन ट्रेंड ही देखने मिलता है। और जितने पहले पॉइंट से गिरा था लगभग अगर हम अंदाजा लगाए 1520 और 1585 यानी लगभग 35 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई थी और लास्ट डे भी हमने देखा कि 35 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई है। तो यही रनअवे गैप होता है, जितने गैप से गिरता है नेक्स्ट डे उतने ही गैप से और ज़्यादा गिरता है। तो रनअवे गैप में ऐसी चीज़ें होती हैं और इमीडिएटली कभी भी फिल नहीं होती है पोजीशंस। अभी मुझे लगता है कि इसे सिंस 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, ये ब्रेक होने का मतलब है और बड़ा क्रैश। तो हो सकता है कि यहाँ से एक बार जो अपने ये वाला गैप है इस गैप को फिल करने की कोशिश करें, जो कि लगभग 1460-65 के आसपास आता है। बस इसकी इस पुल बैक तक आपको देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सिंस डोजी बनी है और वापस अगर अपसाइड जाता है तो हो सकता है कि आपको रिवर्सल का साइन मिले, बट मुझे लगता है कि आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए। कल इमीडिएटली अगर तेजी भी होती है तो बाय नहीं करना चाहिए। HDFC लाइफ में आप बिकवाली देखेंगे तो बहुत ही एग्रेसिवली बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। वॉल्यूम भी काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सारे मूविंग एवरेजेस इसने ब्रेक किए ऊपर में, नीचे में अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है और 200 डे EMA के आसपास ही सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है यहाँ से और बिकवाली हो सकती है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। हीरो मोटोकॉर्प में फाइनली एक बिकवाली देखने के लिए मिल रही है और ये फर्दर मुझे लगता है कि 2800 की तरफ आ सकती है। आप देख रहे हैं कि सारे स्टॉक्स के अंदर में बिकवाली है और एक पुलबैक अगर आता है तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। हिंडाल्को में भी देखें तो ब्रेकआउट फेल होते हुए नजर आ रहा है और क्लियरली आपको एक 380 के अगर लेवल पे देखें तो सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल को आपको जरूर वॉच आउट करना चाहिए। HUL के अंदर एक रिवर्सल देखने मिल रहा है और जनरली जब मार्केट ऐसे डाउन टर्न में होता है तो जो डिफेंसिव स्टॉक है, चाहे वो IT हो, FMCG हो, फार्मा हो, उनके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने मिलती है। बट फार्मा में ब्रेकआउट्स फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और FMCG के अंदर देखें तो एक थोड़े रिवर्सल के साइंस मिल रहे हैं बट बहुत एग्रेसिव नहीं है। और वहीं पे अगर हम IT पे देखें तो IT में ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है। तो आप अगर देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट में भी अगर कोई डिफेंसिव्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिस्क जो बन रहा है उसको एसेस करना ज़रूरी है। ICICI बैंक की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 640 का उसके आसपास है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने जो कब बनाया था, अब अगर ये यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स होके एक हैंडल बनाता है तो अलग बात है, बट जिस इंटेंसिटी से ब्रेकडाउन है मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी फॉल यहाँ पे भी हो सकती है। शॉर्ट्स बनाने का व्यू नहीं है इमीडिएटली, क्योंकि नीचे में सपोर्ट अब अभी इमीडिएटली है 620 तक, लेकिन डेफिनेटली लेवल देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट्स करना चाहते हैं अगर तो 650 के एसएल के साथ कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में डेफिनेटली मेरा शॉर्ट का व्यू बना हुआ था 50 तक के लेवल्स के लिए। मुझे लगता है 50-49 के बीच में आता है तो एक बार बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को देख के, बट अदरवाइज अवॉइड करेंगे। इंडसइंड बैंक में भी शार्प फॉल देखने के लिए मिल रहा है। सारे स्टॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से गिरावट हो रही है
और वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नजर आ रही है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में या फिनेंशियल स्टॉक्स के अंदर में। तो यहाँ पे और फर्दर फॉल्स 920 तक दिखाई देता है। शॉर्ट करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1020 स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, बट 1020 का स्टॉप लॉस रख के ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। इन्फी अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है, इसमें बायबैक का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कोई भी गिरावट आएगी तो सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को। एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना है, बट लॉन्ग भी नहीं करना है। आईओसी के अंदर गिरावट देखने के लिए मिल रही है, स्पिनिंग टॉप देखने मिल रहे हैं, कच्चे तेल के प्राइस जो है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन कंपनियों को उनसे नुकसान होगा, इनमें भी फॉल क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा स्टॉक के अंदर में संभल के रहें। आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी में यहाँ पे एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है, जो एक रिवर्सल के साइंस नीचे की तरफ दिखा सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। हालांकि इस स्टॉक में खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2 या 3% की ही गिरावट हो सकती है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। कोई एग्रेसिव पोजीशंस बना भी ली है तो 200 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर में अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे। कोटक बैंक के अंदर में एक लगभग ब्रेकडाउन जैसी पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी फर्दर फॉल अच्छी खासी गिरावट दे सकता है 1500 तक, और बहुत शार्प गिरावट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। एलएनटी में देखें तो अपने ब्रेकआउट के लेवल्स को टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। 1580 का स्टॉप लॉस आपको रखना है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना आपको जरूरी है। 1580 का ऐसे लगा के रखें लॉन्ग पोजीशंस के लिए। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो फ्रेश पोजीशंस बनाए, अदरवाइज अवॉइड करें। मारुति के अंदर प्रीवियसली हमने देखा कि एक यहाँ पे जो 7200 की एरिया की हमने बात करी थी, उसी के आसपास बाइंग आते हुए दिखाई दी। 7100 का एसएल रखें। अभी मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ में ऑटो स्टॉक्स के अंदर में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, जो रोटेशन में जिस तरीके से स्टॉक चल रहे हैं, तो मार्केट भले ही नीचे की तरफ जाए, बट स्टॉक्स के अंदर में डेफिनेटली आपको अपसाइड मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है 7200 के आसपास है, यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं 7100 के एसएल के साथ में, और ऊपर में तेजी 7500 तक देखने मिल सकती है। M&M में एक डिसाइसिव मूव आते हुए दिखाई दे रहा है काफी दिनों बाद। मुझे लगता है ये डिसाइसिव मूव कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 740 तक, 740 के बाद में और शार्प गिरावट, बट अभी इमीडिएटली शॉर्ट का व्यू नहीं लूंगा, क्योंकि जब तक इसके लोज ब्रेक नहीं होते तब तक हमको शॉर्ट का व्यू नहीं बनाएंगे, और अगर ये लो ब्रेक के लिए हम वेट करेंगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा, तो बेटर रहेगा कि हम इस स्टॉक को ही अवॉइड करें। नेस्ले इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जैसी पोजीशंस आ रही है, और सिंस डिफेंसिव्स के अंदर में जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया कि मूवमेंट आती है, तो आप इन स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये प्योरली इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म के लिए या फिर अपने जो पैसे हैं वो पार्क करने के लिए है, पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाने के लिए नहीं है। एनटीपीसी की बात करें तो बहुत ही बड़ी एग्रेसिवली इसमें सेलिंग हुई है, हालांकि वॉल्यूम्स नहीं है, प्राइस एक्शन ज़्यादा है और वॉल्यूम नहीं है, यानी डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस का क्लियर कट मतलब है कि यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने बनाई है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल एकदम टॉप के ऊपर में, तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। स्टॉप लॉस 118 का रखें, कल 118 के नीचे खुलता है तो वेट एंड वॉच करें, अगर वापस बाउंस बैक करने की कोशिश करें तो होल्ड करें, नहीं तो एग्जिट कर लें। ओएनजीसी के अंदर में गैप से कंटिन्यूसली गिरते हुए नजर आ रहा है, और इसने मुझे ऐसा लगता है कि अब 105 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 114 के एसएल के साथ में सेल करके चला जा सकता है। पीएनबी में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। पावर ग्रिड की बात करें तो साइडवेज है, 230 का एसएल है, 230 का एसएल के साथ पोजीशन होल्ड करें। बाकी अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर में कोई मेजर मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, अवॉइड करना ही बेटर होगा। आरबीएल बैंक में ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ रहा है, और फिर से मुझे लगता है कि अच्छी खासी गिरावट हो सकती है स्टॉक में। मुझे लगता है 208 या 210 के एसएल के साथ में शॉर्ट बना सकते हैं। 170 इसमें मुझे क्लियरली, क्योंकि सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बीच में 196 का थोड़ा छोटा सा सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है तो सीधा 170 तक आ सकता है। रिलायंस की बात करें तो अभी कम्प्लीटली साइडवेज है, और अभी मेजरली जो है इस स्टॉक को आपको फोकस इसलिए करना है क्योंकि फ्यूचर रिटेल की जो हियरिंग है वो कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में। उसके अगर आउटकम पॉजिटिव होते हैं तो फ्यूचर रिटेल और इस स्टॉक के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, और फिर से स्टॉक के अंदर में तेजी होगी। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो एक फिर से शार्प गिरावट हो सकती है, तो थोड़ा संभल के मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और पोजिशनली मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशन ना बनाएं, और एक साइडवेज का ही व्यू लेके चलें। एसबीआई लाइफ के अंदर में भी आप देखें तो ब्रेकआउट फेल होते हुए नजर आ रहा है, अच्छी खासी गिरावट पॉसिबल है।
SBI 420 के लेवल को होल्ड कर रहा है। सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में इतनी गिरावट होने के बाद भी ये 420 के लेवल को होल्ड कर रहा है और वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आ रही है। सपोर्ट जो है 50 SMA का इसे मिलते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो गिरावट है वो इस तरीके से हो सकती है, तो आपको डेफिनेटली मुझे लगता है 420 के नीचे जैसे ही जाता है या 50 SMA अगर ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। श्री सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने तेजी के बारे में बात करी थी, अभी भी तेजी का व्यू बना हुआ है। 27,500 का SL रखे, 29,000 30,000 तक के टारगेट्स के लिए। सन फार्मा में यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो फिर से सेल ऑफ हो सकता है। एग्जिट कर ले, प्रॉफिट बुक करे, शॉर्ट बना सकते हैं 670 के बाद में 650 के टारगेट्स के लिए। टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें, टाटा कंज्यूमर में मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहा था और यहाँ पे अच्छी खासी आपको फॉल देखने के लिए मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा आपको इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और अभी एग्रेसिवली कोई बाय ना करें, बट सेल भी नहीं करना है। टाटा मोटर्स में मैंने क्लियरली फॉल के लिए आपको बताया हुआ है, सेम लेवल्स फॉलो करें। 280 250 के आसपास आता है तो बाय करें। करंट लेवल्स पे 300 ब्रेक करते ही सेल पोजीशंस बना सकते हैं 305 के SL के साथ में। टाटा स्टील की अगर मैं बात करूं तो टाटा स्टील के अंदर में अभी भी अगर हम देखें तो इसके अंदर में ब्रेकआउट डेफिनेटली फेल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 1250 के नीचे आ गया है। बट अगर चैनल में ड्रॉ करूं तो चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अभी यहाँ पे जो SL है मुझे 1220 का रखना होगा। 1220 के नीचे जाएगा तो कंप्लीटली पोजीशंस एग्जिट करेंगे और फिर शॉर्ट्स भी बना सकते हैं नीचे में 1150 तक के टारगेट्स के लिए। TCS की बात करूं तो अपने लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया है, 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिल सकता है 3300 तक का और ऊपर में 3400 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। 3150 के SL के साथ में बाय किया जा सकता है। टेक महिंद्रा 1080 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम्स नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे बाय करना चाहिए 1080 के SL के साथ में। तो बहुत ही छोटा SL है, 1080 के SL के साथ बाय करें। बाउंस बैक पे 1120 तक का आपको टारगेट देखने मिल सकता है और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जो फोकस है सिर्फ पार्क करने के हिसाब से, आप IT और फार्मा के अंदर में तो फिर भी मेरा उतना ज़्यादा व्यू नहीं है, बट FMCG और IT के अंदर में आप थोड़े बहुत पैसे पार्क कर सकते हैं। टाइटन के अंदर में फर्दर गिरावट देखने मिल रही है और 1600 के लेवल को रिटेस्ट करेगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है जैसे इसका लो ब्रेक होता है 1680 के स्टॉप लॉस के साथ में 1680 के SL के साथ में शॉर्ट किया जा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने तेजी का व्यू लिया था, 7500 तक की बात करी थी, आ चुके हैं। प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें स्टॉक से। अभी फिलहाल अब कोई इमीडिएट व्यू नहीं है। UPL की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। चैनल को भी ब्रेक किया है, शॉर्ट का व्यू बन रहा है 760 तक के टारगेट्स के लिए। विप्रो में हमने 560 तक का स्टॉप लॉस लिया था, एग्जैक्टली उसके ऊपर से ही रिवर्स होते हुए नजर आया है। अगर ये अपनी पोजीशन संभालता है, 560 के ऊपर टिका हुआ रहता है तो पोजीशन होल्ड करनी है, 560 के नीचे जाता है तो एग्जिट करनी है। फ्रेश पोजीशंस करंट लेवल पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस 560 का है जो कि लगभग 1-1.5% के आसपास आता है, तो उसके आसपास आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 560 का रखें, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से ब्रेकआउट फेल होगा, इसलिए बेटर रहेगा कि आप स्टॉप लॉस क्लियर कट और स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। ओके, सो दैट इज फॉर इट टुडे गाइज। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।